नमस्कार, वक्त हो चला है खबर को समझने का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कश्मीर के मुद्दे पर लगातार हमला कर रहे हैं। ताजा हमला उन्होंने एक लेख में किया है। कश्मीर को लेकर किरेन रिजिजू नेहरू की 5 बड़ी गलतियों का उल्लेख किए हैं। उन्होंने अपनी बात को बल देने के लिए साक्ष्य भी दिया है। कश्मीर के मुद्दे पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 5 बड़ी भूल की, जिसका खामियाजा देश 75 साल से भुगत रहा है और अब इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुधार रहे हैं। ये कहना है बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का। किरेन रिजिजू ने ये ताजा हमला एक लेख के जरिए किया है। इतिहास हम अपने हाथों से हम बदल नहीं सकते हैं। इतिहास तो जो है उस इतिहास को सिर्फ लोगों के सामने में रखना था। और मैं मानता हूं कि जो 75 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो गलतियां की उसको मोदी जी ने ठीक किया है, सुधारा है। रिजिजू ने नेहरू के भाषण का हवाला देते हुए कहा कि राजा हरि सिंह खुद भारत में विलय करना चाहते थे, लेकिन नेहरू जी ने उन्हें रोक दिया। कश्मीर के विलय को प्रोविजनल घोषित करना नेहरू की दूसरी बड़ी गलती थी, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने अन्य सभी प्रिंसली स्टेट की तरह ही विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी प्रिंसली स्टेट को संघ में इंटीग्रेट किया गया था, लेकिन नेहरू ने कश्मीर के विलय को प्रोविजनल बता दिया। नेहरू की तीसरी बड़ी भूल 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र से अनुच्छेद 35 के तहत संपर्क करना था, जबकि अनुच्छेद 35 की बजाय अनुच्छेद 51 के तहत संयुक्त राष्ट्र से संपर्क करना उचित होता। किरेन रिजिजू के मुताबिक कश्मीर पर नेहरू की चौथी बड़ी गलती इस मिथक को पनपने देने की थी कि भारत कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कराए जा रहे जनमत संग्रह को रोक रहा है। नेहरू की 5वीं बड़ी गलती निश्चित रूप से अनुच्छेद 370 का निर्माण और स्थायीकरण था, जिसका कोई औचित्य नहीं था। अच्छी बात यह है कि मोदी जी ने सुधारने का जो प्रक्रिया शुरू कर दिया है। अब आगे जाकर के कश्मीर में शांति भी आएगी। इसलिए मैंने कहा कि एक चीज़ अभी भी अधूरा रह गया। अभी भी आधा कश्मीर पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में है और एक हिस्सा चीन को उन्होंने भेंट कर दिया। तो ये चीज़ तो सबको खलते रहेंगे ना। किरेन रिजिजू ने कहा कि जो गलतियां नेहरू ने तब की, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सुधार रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी दावा किया कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटाए जाने के बाद वहां के हालात काफी सुधरे हैं। धारा 370 को जम्मू कश्मीर में निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र और शांति के एक नए युग का प्रणिपात हुआ है। 5 अगस्त के पहले के 37 महीने और 5 अगस्त के बाद के 37 महीनों में आतंकवादी घटनाओं में 34% की कमी आई है। कश्मीर का नाम लेकर जवाहरलाल नेहरू पर किरेन रिजिजू की तरफ से किए गए ताजा हमले ने देश की सियासत में गर्माहट ला दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप खबर तो समझिए कि किरेन रिजिजू ने आज ऐसा क्यों कहा और उन्होंने कश्मीर पर नेहरू की गलतियों को क्यों गिनाया। आज 27 अक्टूबर की तारीख है और 27 अक्टूबर 1947 ही वो तारीख थी जब भारतीय सेना ने कश्मीर को पाकिस्तानी कबालियों से मुक्त कराया था। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने 5000 कबालियों को कश्मीर में घुसपैठ करके कब्जा करने के लिए भेजा था। तब कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी थी। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय पैदल सैनिकों ने कश्मीर को कबालियों के चंगुल से मुक्त करवा दिया। दरअसल आजादी के समय भारत 565 रियासतों में बटा हुआ था, जिसमें से 562 रियासतों ने अपनी स्वेच्छा से भारत में शामिल होने को स्वीकृति दे दी थी। आनाकानी करने वाले 3 राज्य थे, जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर थे। कश्मीर के राजा हिंदू थे, जबकि आबादी मुस्लिम बहुल थी। हरि सिंह भारत और पाकिस्तान में शामिल होने की बजाय स्वतंत्र रहना चाहते थे। 24 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने हरि सिंह को चेतावनी भरा एक खत भेजा।
22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कबालियों के जरिए कश्मीर को कब्जाने की कोशिश की। 24 अक्टूबर 1947 को फिर हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता की मांग की। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके बाद 27 अक्टूबर को भारत ने सेना भेजकर कश्मीर को मुक्त करा दिया। किरेन रिजिजू ने नेहरू के भाषण का हवाला देते हुए कहा कि आजादी से 1 महीना पहले ही हरि सिंह भारत में विलय करना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महाराजा हरि सिंह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, जिसकी वजह से कश्मीर की समस्या पैदा हुई। नेहरू की दूसरी गलती विलय को प्रोविजनल घोषित करना था और यहां तीसरी बड़ी भूल आंतरिक मसले को यूएन पहुंचाना था। जनमत संग्रह पर मिथक को पनपने देना भी उनकी एक गलती थी और कश्मीर में 370 लागू कर देना, विशेष दर्जा देना नेहरू की 5वीं बड़ी भूल थी। बढ़ते हैं आगे। अब बात बिहार के सियासत की। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रचार करेंगे? सियासी गलियारे में यह सवाल अब भी बना हुआ है, क्योंकि मोकामा में आज की प्रस्तावित जनसभा रद्द होने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि उनका जख्म ठीक होगा तभी कुछ करेंगे। नीतीश कुमार के इस बयान पर विरोधियों ने तंज कसना शुरू कर दिया है। विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव के दंगल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रचार करने पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। उपचुनाव में हॉट सीट बनी मोकामा में प्रचार के लिए 27 अक्टूबर को प्रस्तावित सीएम की जनसभा रद्द होने के बाद प्रचार की अगली तारीख पर नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि उनके पेट में जख्म है और जख्म ठीक होने के बाद ही वे कुछ कर सकते हैं। चुनाव प्रचार में जाने को लेकर के भी चर्चा है कि आप चुनाव प्रचार में जाएंगे उपचुनाव में। ठीक हो जाएगा तो हमारे पार्टी में सब लोग जाएंगे। मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह की सदस्यता खत्म होने के बाद आरजेडी ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को ही महागठबंधन से प्रत्याशी बनाकर बड़ा दांव खेला है और बदले समीकरण में नीलम देवी के लिए नीतीश कुमार से भी प्रचार की उम्मीद की जा रही है। लेकिन जब चुनाव प्रचार के सिर्फ 5 दिन बचे हैं, जिसमें 4 दिन छठ में ही गुजर जाएगा, ऐसे में नीतीश कुमार के इस बयान के बाद उनके विरोधी उन्हें घेरने में लगे हैं और मोकामा के मुकाबले से दूरी बनाने का बहाना मान रहे हैं, तो नीतीश कुमार के साथी सदा हुआ जवाब दे रहे हैं। सेहत तो बहाना है, राजद को हराना है, कहीं और तो निशाना है। नीतीश कुमार मंजे हुए खिलाड़ी है राजनीति के। राजद भले दोनों सीट लेने में सफल हो गया हो, लेकिन अब उस सफलता को नीतीश कुमार अपनी कूटनीति से विफल कर देंगे। कि भारतीय जनता पार्टी मोकामा और गोपालगंज दोनों सीट जीतने जा रही है और इसके डर से नीतीश कुमार जी प्रचार करने से भाग रहे हैं। महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है और भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो जाएगी। मैं दुआ करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाए। बुधवार को जब सीएम ने स्टीमर हादसे में हुए पेट में जख्म को मीडिया के सामने दिखाया था, तभी नीतीश कुमार के इस उपचुनाव में प्रचार की संभावना कम हो गई थी। वैसे मोकामा में अनंत सिंह यानी छोटे सरकार की पत्नी नीलम देवी की टक्कर बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी से है। 3 नवंबर को मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव है, जिसके लिए 1 नवंबर को प्रचार का शोर थम जाएगा। लेकिन उसके पहले शुक्रवार से 4 दिन छठ की वजह से प्रचार की रफ्तार धीमी रहेगी। लिहाजा जख्म ठीक होने के बाद भी छठ के बीच नीतीश कुमार के प्रचार में उतरने की संभावना कम ही है। और अब आप खबर तो समझिए। 3 नवंबर को बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीट पर उपचुनाव किए जाने हैं। दोनों ही सीटों पर बीजेपी और आरजेडी के बीच सीधा मुकाबला है। 1 नवंबर को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और यही वजह है कि दोनों खेमों ने प्रचार में पूरा दम लगा दिया है।
सीएम नीतीश कुमार भी प्रचार में शामिल होने वाले थे। 27 अक्टूबर को मोकामा में प्रचार के लिए सीएम की जनसभा प्रस्तावित थी, लेकिन सीएम की जनसभा को रद्द कर दिया गया। इसके पीछे वजह बताई गई सीएम के पेट में लगी चोट। 15 अक्टूबर को छठ घाटों के निरीक्षण के दौरान स्टीमर के जेपी सेतु से टकराने से सीएम को चोट लगी थी, लेकिन सीएम के प्रचार न करने को विरोधियों ने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता इसे महागठबंधन में दरार बता रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के प्रचार ना करने को महागठबंधन में पहली तकरार के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि सीएम खुद कह चुके हैं कि चोट ठीक होने पर ही वो प्रचार करने जाएंगे। ये भी सच है कि सीएम के पेट में चोट लगी है, लेकिन सीएम के प्रचार ना करने से विरोधियों को निशाना साधने का मौका जरूर मिल गया है। बढ़ते आगे, जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार को घेरने के लिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज पटना में हैं। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर दिए गए बयान पर अब भी कायम है। उन्होंने कहा कि देश में जातीय जनगणना हो, सबको एक समान शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा मिले, इसी मकसद को लेकर वो पूरे देश में घूम रहे हैं। आप ही लोगों के सामने उन्होंने प्रेस करके कहा था कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे। आप लोगों के सामने कहा, हम उनको याद दिलाने के लिए गांधी मैदान पटना है। ये आपने जो वादा किया है, आप यहां से शुरू करो, क्योंकि आपकी मंशा, हर नेता की मंशा होती है कि हम सीएम बन गए तो हम पीएम बन गए। हर नेता की चाहत होती है। अगर वो चाहत आप में है तो जल्दी से जातिवार जनगणना करा दीजिए। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, आप तो मालिक दोनों लोग हो, आरजेडी जदयू गठबंधन की सरकार है, दोनों लोग चाहते थे कि गरीबों को शिक्षा मिले, एक कानून बने, एक समान शिक्षा, दो तरह की शिक्षा क्यों। और अब आप खबर तो समझिए। ओम प्रकाश राजभर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ओम प्रकाश राजभर की गिनती यूपी के बड़बोले नेताओं में होती है। ओम प्रकाश राजभर राजनीति में कई साथी बदल चुके हैं। 2017 में ओपी राजभर बीजेपी के साथ थे, यूपी सरकार में मंत्री भी बनाए गए, लेकिन 2022 में राजभर ने सपा गठबंधन के साथ यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ा। चुनाव हारने के कुछ ही दिनों बाद सपा से भी दूरी बनने लगी। इसी साल सितंबर महीने में राजभर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि ओपी राजभर की बीजेपी से नजदीकी बढ़ रही है। कुछ दिनों पहले जातीय जनगणना के मुद्दे पर उन्होंने सीएम पर विवादित टिप्पणी की थी और अब वो बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात भी कह रहे हैं। बढ़ते आगे, समस्तीपुर में दलित युवक पर मुस्लिमों के अत्याचार के मामले में 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक किसी मुस्लिम आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। किसी दलित के साथ अत्याचार के ऐसे मामले में SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज होता है, लेकिन हैरानी की बात है कि इस मामले में अब तक किसी मुस्लिम आरोपी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला तक दर्ज नहीं हुआ है। 3 दिन पहले ये शर्मसार करने वाला वाकया हुआ। समस्तीपुर में एक दलित को भरी पंचायत में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने थूक चटवाया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। 3 दिन बीत गए, लेकिन अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। हुआ क्या, तो वायरल वीडियो के आधार पर बस केस दर्ज, वो भी तब जब खुद एसपी ने मामले का संज्ञान लिया। प्रारंभिक छानबीन के दौरान पता चला कि यह विभूतिपुर थाना अंतर्गत का वीडियो है, जो कि ग्रामीण स्तर पर किसी पंचायती के दौरान ये घटना हुई थी और उसको वीडियो शूट किया गया है। जिस व्यक्ति के साथ ये घटना की गई है उसको चिन्हित कर लिया गया है, वो दलित परिवार से था और इस पर प्राथमिकी दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। वीडियो में जितने भी लोग हैं उनको चिन्हित करके उन पर आगे की कार्रवाई होगी। अब पूरी घटना जान लीजिए। वीडियो विभूतिपुर थाना इलाके के चक हबीब गांव का बताया जा रहा है। पीड़ित युवक उजियारपुर का रहने वाला है। युवक पर छेड़खानी का आरोप लगाकर भरी पंचायत में अपमानित किया गया और उसके अपमान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सामान्य तौर पर किसी दलित के साथ अत्याचार के ऐसे मामले में SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज होता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मामले में अब तक किसी मुस्लिम आरोपी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं हुआ है।
बिहार में आज यह स्थिति हो गई है कि अल्पसंख्यक समाज किसी भी अनुसूचित जाति पर भी अत्याचार करे तो न बिहार सरकार उस पर कुछ बोलती है, न पुलिस प्रशासन कुछ कहता है, और न कम्युनिस्ट पार्टी हो, राजद हो, जदयू हो या फिर कांग्रेस। सवाल है कि SC/ST एक्ट में केस दर्ज क्यों नहीं हुआ? मुस्लिम आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? पंचायत ने कानून हाथ में क्यों लिया? क्या पंचायत को सजा देने का हक है? क्या पंचायत को अपमानित करने का हक है? SC/ST एक्ट के तहत कब दर्ज होगा मामला? न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। पीड़ित युवक दलित समाज का है, आरोपी मुस्लिम समाज के हैं। दलितों का मामला सियासी होता है, अत्याचार पर जमकर सियासत भी होती है। आरोपियों पर SC/ST एक्ट लगता है, पुलिस अति सक्रिय हो जाती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज नहीं हुआ क्योंकि आरोपी अल्पसंख्यक हैं, इसलिए सियासतदान सब चुप हैं। यानी सब के सब सहूलियत के हिसाब से सियासत कर रहे हैं। कार्रवाई को लेकर बवाल नहीं भी हुआ। महागठबंधन हो या ओवैसी, सभी दलितों का मसीहा होने का दावा करते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि दलितों पर अत्याचार के बाद ये मसीहा आखिर कहां चले जाते हैं? हमदर्दी के नाम पर यह दिखावा आखिर क्यों किया जाता है? दलितों का अपमान भी करेंगे और दलितों का हमदर्द बनने का ढोंग भी रचेंगे। ये कब तक चलेगा? बढ़ते हैं आगे। पटना पुलिस ने रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े एक बड़े कारोबारी की हत्या की साजिश रचे जाने का खुलासा किया। 20 लाख रुपए में कारोबारी की हत्या की सुपारी दी गई थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते साजिश का खुलासा कर दिया। बेऊर बना बदमाशों का बाड़ा। जेल से चल रहा जान लेने का खेल। $20 लाख में मौत का सौदा। निशाने पर रियल एस्टेट कारोबारी। पुलिस के शिकंजे में फंसे ये वो खूंखार अपराधी हैं जिन्हें पटना के रियल एस्टेट कारोबारी की हत्या की सुपारी दी गई थी, और टेबल पर रखे ये वही हथियार हैं जिनसे कारोबारी की हत्या होनी थी। लेकिन पुलिस ने समय रहते साजिश का खुलासा कर दिया। कल ही जब ये पकड़ा गया है, जब उनको सतर्क किया गया है, तो कल उन्होंने आवेदन दिया है थाना में कि 15 दिन पहले जेल से उसको फोन आया था कि तुम हम लोगों को तकरीबन 3.5 करोड़ रुपया मांग रहे थे रंगदारी में। इतना रंगदारी दोगे नहीं तो हम लोग तुम्हें काम नहीं करने देंगे, जो कि मिर्चा बर्ची वाला जमीन था। और उसको धमकी मिली थी, लेकिन उसने उस वक्त तक पुलिस को नहीं बताया था। साजिश का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने बेऊर जेल में छापेमारी की और छापे में 19 मोबाइल जब्त हुए। मोबाइल की जांच में जो सच सामने आया वो पुलिस के होश उड़ाने वाला था, जिससे पता चला कि जेल के अंदर से रियल एस्टेट कारोबारी की हत्या की साजिश रची जा रही है। ये पूरी साजिश रची थी रजनीश कुमार नाम के बिल्डर ने। मामला विवादित जमीन का था। 15 दिनों पहले कारोबारी से 3.5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई, और जब उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो 20 लाख में उसने जान का सौदा कर दिया। 5 लाख रुपए एडवांस भी दे दिए गए, जिनमें शूटर्स ने हथियार और चोरी की बाइक खरीदी। इनके निशाने पे और कोई नहीं था, क्योंकि लोगों ने विस्तृत पूछताछ किया है। सभी शूटर्स का भी हम लोगों ने किया है। सुनील यादव की हत्या होनी थी और किसी का लोगों का सुपारी कितना दिया गया? 20 लाख का सुपारी दिया गया। कितना एडवांस दिया गया था? एडवांस में अभी इन लोगों को 5 लाख रुपया मिल चुका था, जो कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसी से इन लोगों ने हथियार लिए थे और चोरी का बाइक खरीदा। पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें छोटू सिंह, विक्की पांडे, रवि गुप्ता, साका, मोहम्मद फैज और मोहम्मद एहसान शामिल हैं। बेऊर पुलिस की गिरफ्त में आए 6 अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 2 पिस्टल और 32 जिंदा कारतूस के अलावा कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। जेल से हत्या की साजिश रचने सामने आने के बाद तत्काल बेऊर जेल के अंदर साजिश रचने वाले सभी कुख्यात अपराधियों को जेल में अलग अलग सेल में डाल दिया गया है। लेकिन सवाल है कि जेल में कैसे पहुंचे मोबाइल? क्या जेल बन गया है अपराधियों का अड्डा? क्या जेल से चल रहा है रंगदारी का खेल? इससे भी बड़ा सवाल ये कि कारोबारी ने रंगदारी की बात क्यों छुपाई? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। हेडलाइंस